Hello and welcome to Defense Dynamics. And here we start our PYQ series for CDS 1 2026. And we will begin with CDS 1 2020 PYQ of polity. And after this, we will not just of polity, but of other subjects also, we will complete the PYQ up to 2025. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिजर्व seat for women in legislature in accordance with the allocation of seats for different committee. सबसे पहले देखिए इसका आंसर तो ये होगा कि the Government of India Act 1935. This was the act which reserved the seat for women in legislature. लेकिन ये जो बाकी चार एक्ट है हमारा the Government of India Act 1858, इसका सबसे पहला खासियत क्या है कि ये कंपनी का जो रूल था पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, उससे पावर ट्रांसफर होकर क्राउन के पास चला गया. ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना. दूसरा चीज एक और बात याद रखना है इसमें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी इसी एक्ट के थ्रू, जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू ही बनाया गया था. अगला ऑप्शन क्या था हमारा, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. इसका जो खास बात है क्या है कि ये पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ये ऐसा एक्ट है जो कि डायरेक्टली एट द प्रोविंस लेवल पे इंट्रोड्यूस करता है. और ये जो बाकी चारों एक्ट है हमारा, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम है. इसके बारे में आपको बाकी जो प्रोविजन है इसके और भी जो प्रोविजन है वो भी पता होना चाहिए. आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दीज इन माई डिफरेंट वीडियो, बट अभी के लिए इसके बारे में इतना ही. तो इसका आंसर है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायत से रिलेटेड. पंचायत जो है एक इंपॉर्टेंट थीम होता है सीडीएस के एग्जाम में. अक्सर पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट. हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है. पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है. द पंचायत में लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स ड्यूटीज एंड टोल्स. ये बात बिल्कुल सही है. पंचायत के पास ये पावर होता है कि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा क्या है, A person who has attained the age of 25 years will be eligible to be a member of पंचायत. नहीं, ये बात गलत है. यहाँ पे 25 years नहीं बल्कि 21 years of age होगा. कोई भी अगर व्यक्ति पंचायत का इलेक्शन में को कंटेस्ट करना चाहता है तो उसका मिनिमम एज 21 years होना चाहिए, ना कि 25 years. तो ये हमारा सही आंसर होगा इस केस में. लेकिन 25 years किस केस में होता है, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन अगर कोई कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए 25 years का एज होना चाहिए. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 25 years. लेकिन वहीं राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके लिए अगर आप उसको कोई कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए 30 years ऑफ एज होना चाहिए. यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे आपको दोनों का एज 35 years होना चाहिए मिनिमम. अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. हम ये ऑप्शन को एनालाइज करें कि इसमें क्या बात लिखा गया. ये बात सही होगा ऑफ कोर्स. एवरी पंचायत सेल ऑर्डिनरली कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. ये बात बिल्कुल सही है कि जो ही पंचायत चुना जाएगा वो 5 साल के लिए रहता है. अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन सेल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द फुल पीरियड. ये बात भी सही है. इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं एक पंचायत था जो 2024 में चुना गया, उसका 2024 में इलेक्शन हुआ, तो इसका जो टर्म होता वो 2029 तक होता. लेकिन किसी कारणवश ये ऐसा हुआ कि 2026 में ये पंचायत डिसॉल्व हो गया. कोई भी वजह हो सकता है डिसॉल्व होने का, तो ये डिसॉल्व हो गया 2026 में. तो यहाँ पे जब इलेक्शन होगा तो इसका टर्म 2031 तक नहीं चलेगा. 2026 से 2031 5 साल हुआ, तो इसका टर्म जो है वो 2031 तक नहीं चलेगा. इसका टर्म जो है वो 2019 तक ही चलेगा. इसका मतलब ये होता है. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर था बी. दैट मीन 21 years होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 25 years दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. ये एक ऐसा स्कीम होता है कि जो इतने भी हमारे एमपीज हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है हर एक साल खर्च करने के लिए, विकास के काम पे खर्च करने के लिए अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में. तो चलिए देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन क्या है. पहला ऑप्शन है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सैंक्शन एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट वर्क्स अंडर द स्कीम. ये बात बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं है. इसमें जो फंड का जो मालिक होता है, जो फंड को सैंक्शन करता है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके अंडर ये फंड रखा जाता है. तो ये बात
यहाँ पे गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्या है, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है। द स्कीम इज फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, फुल्ली फंडेड मतलब ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होते हैं जो पूरा का पूरा फंडेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। द एनुअल एंटाइटलमेंट फॉर एमपी इज 5 करोड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अगला प्रश्न क्या है हमारा, ओवरसीज इंडियंस कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कोई आदमी जो भारत का है वो बाहर में रहता है, तो वो क्या यहाँ पे वोट कर सकता है, इस बारे में ये बात पूछा गया है। तो सबसे पहला, दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। आपको सिटीजन होना ही होगा, तभी आप जाके वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके कोई विदेशी आदमी वोट दे देगा भारत में। तो इस हिसाब से चले तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ये तो आंसर होने ही वाला नहीं है। अगला क्या है, देयर नेम्स मस्ट फिगर इन द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होता है कि कौन कौन लोग वोट दे सकता है, उसका एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन निकालती है हर एक बूथ लेवल पे। तो अगर उसमें आपका नाम है तभी आप वोट दे सकते हैं। इवन आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना जरूरी है। तो इस हिसाब से चले तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है अभी तक। तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास ए और सी बचा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट। बिल्कुल, आपको भारत में प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी आप वोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। जो ऑप्शन है 1 वो हमारा सही हो गया। इसमें ऐसा कुछ अलग से बताने का चीज नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं पे रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम डबल जियोपैरिडी। पहले तो हम लोग डबल जियोपैरिडी का मतलब समझ लेते हैं। डबल जियोपैरिडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, या एक बार से अधिक पनिश नहीं किया जाएगा। डबल जियोपैरिडी का मतलब ये होता है, आप मतलब मान लेते हैं कि कोई मर्डर किया, तो ऐसा नहीं है कि उस मर्डर के लिए उसको 2 बार पनिश किया जाएगा। मान लेते हैं 2 मर्डर किया तो 2 मर्डर के बराबर उसको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं, उसको एक ही मर्डर के बराबर पनिशमेंट मिलेगा। ठीक ना। तो डबल जियोपैरिडी के बारे में बात किया जाता है आर्टिकल 20 के अंदर। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर ये बात किया गया। आर्टिकल 20 क्या है, तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 क्या है, इट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। इसमें बहुत सारा राइट दिया हुआ है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, या फिर और भी बहुत सारा राइट टू लाइफ में बहुत सारा एक्सटेंसिव राइट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें बताया जाता है। आर्टिकल 22 क्या है, तो राइट अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस केस में आपके पास क्या राइट है, आप अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए आप रखा गया आपको, तो उस केस में आपके पास राइट क्या है। तो ये सारा बात आर्टिकल 22 में लिखा गया है। आर्टिकल 23 क्या है, तो इट डील्स विद द फोर्स्ड लेबर एंड जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है उसके साथ ये डील करता है। ये जो आर्टिकल 23 है ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। इसमें एक आर्टिकल 24 भी है जो कि बात करता है चाइल्ड लेबर के बारे में, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और डबल जियोपैरिडी एक्चुअली आर्टिकल 20 में हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अगला प्रश्न यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। जैसे अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होता है, सिटीजन को मिलता है स्टेट के अगेंस्ट, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मिलता है सिटीजन को। सिटीजन के पास होता है कि सिटीजन का क्या ड्यूटी है स्टेट के प्रति या फिर अपने देश के प्रति। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में सबसे पहला खास बात क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंसर्टेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उस वक्त ओरिजिनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए गए थे, और उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक अगला ड्यूटी ऐड किया गया। मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसके बारे में कुछ और खास बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे, उसके बाद फिर 86 के बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है दैट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल का मतलब क्या है कि आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ भाई दे आर नॉन जस्टिसेबल। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हम ये व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी
नहीं फॉलो कर रहा है। ओके, उसके साथ ही एक और बात याद रखना कि इट ओनली अप्लाइज टू सिटीजन। बस इतना बात आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और ये आर्टिकल कौन में आता है? इट इज अंडर 51। अब बात करते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इट वाज इनैक्टेड इन 2002। सबसे पहले एक और इसका खास बात क्या है, ये फंडामेंटल राइट में चेंज करता है, साथ में फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज करता है और डीपीएसपी में चेंज करता है। ये तीनों जगह चेंज करता है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A बनाता है, दैट इज राइट टू एजुकेशन। 51A में के जोड़ता है, दैट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 ईयर एंड 14 ईयर्स। यही बात आर्टिकल 21 में भी ये बात लिखता है कि राइट टू एजुकेशन जो है अब एक फंडामेंटल राइट बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज डिफेंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन प्ले दैट इट वुड बी द मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये समहाउ रिलेटेड टू इमरजेंसी का जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर जो होता है आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है हमारे स्टेट्स में वो आर्टिकल 356 के थ्रू लगता है। एक और आर्टिकल है उसके थ्रू भी लगता है प्रेसिडेंट रूल, बट यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट में है दैट इज आर्टिकल 356। इसके अलावा हम लोग और बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 352 क्या है? आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, जो हमारे 1976 के बारे में जो बात करते हैं, और भी नेशनल इमरजेंसी लगा है, बट 1970 में जो इमरजेंसी लगा था वो भी एक नेशनल इमरजेंसी था। Then Article 359 basically deals with the suspension of fundamental rights except 20 and 21। एक बात और याद रखना है कि जो हमारा इमरजेंसी के टाइम में जो आर्टिकल होता है फंडामेंटल राइट, वो उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट 20 एंड 21। जो आर्टिकल 20 के अंदर दिया गया है हमारे पास फंडामेंटल राइट वो, और आर्टिकल 21 के अंदर जिसको हम लोग राइट टू लाइफ बोलते हैं। आर्टिकल 368 क्या है? तो आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। ये जो है हमारा आर्टिकल 368, ये कौन से पार्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? इट कम्स अंडर पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इमरजेंसी वाला आर्टिकल, ये तीनों के तीनों आर्टिकल ये पार्ट 18 में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आज पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट में क्या आता है। तो इमरजेंसी वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट 18 में आता है। दिस कम्स अंडर पार्ट 18। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 के अंदर किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 के अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट्स इशू करता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन का रिट, कोवरेंटो का रिट, ये सब आर्टिकल 32 के अंदर किया जाता है। तो किस केस में वो रिफ्यूज कर सकता है, ये बात पूछा गया कि व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। तो देखते हैं ऑप्शन से कहाँ हम लोग जाते हैं। और आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पे है? पार्ट 3 के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। द एग्रीवेट पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। द डिस्प्यूटेड फैक्ट मस्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ये भी नहीं है। दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ ही नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ ही नहीं है, तो फिर आप आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। अगर आप किसी कारण बस आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको रिफ्यूज कर सकता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट ही नहीं हुआ तो आप क्यों आए हैं। सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, और ये जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी कर रखा है, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन अभी न्यूज में है, आगे भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिटेल आपको राइटअप प्रोवाइड किया, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले क्या है, तो द फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, पहला बार डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इट वाज इन 1952। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हम लोग और सीखते हैं। पहले डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाए। पार्लियामेंट एक एक्ट
इनएक्ट करती है, उसके बाद जो बॉडी बनती है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। एक और टाइप की बॉडी होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी। दीज आर द बॉडीज विच आर डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सम आर्टिकल। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी जो पार्लियामेंट अपने एक्ट के थ्रू बनाए, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। और एग्जांपल क्या है, तो जैसे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है। सो दीज आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है, एक तो ये परमानेंट बॉडी नहीं है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। ये हर सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जरूरी नहीं कि हर सेंसस के बाद होगा ही, वो पार्लियामेंट के अपने डिस्क्रिप्शन पे है कि कब वो उसको इनेक्ट करना चाहे। तो लेकिन यूजुअली हर सेंसस के बाद। क्यों इनेक्ट किया जाता है, इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि देखिए जब पॉपुलेशन चेंज होता है ना, तो पॉपुलेशन जो हमारा लोकसभा सीट है, राज्य या फिर जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, कि 10 लाख पॉपुलेशन है तो उस पर एक लोकसभा सीट हो गया या एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट हो गया। तो जब पॉपुलेशन बदलता है तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका बाउंड्री चेंज होता है, नया कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता है। या फिर कोई किसी राज्य में अगर पॉपुलेशन कम हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, नंबर ऑफ सीट जो है लोकसभा का या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कम हो जाएगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बाउंड्री बनाना होता है वो इसका काम होता है। इसको बनाता कौन है, तो पार्लियामेंट। ठीक है। मेंबर जो होते हैं इसके, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और मेंबर कौन कौन होते हैं, तो मेंबर सबसे पहले हमारा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और आज तक ये भारत में कुल 4 बार बनाया गया है अभी तक, दैट इज 1952 पहली बार, 1962, देन 1971 एंड 2002। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें यही क्वेश्चन आ गया था कि आज तक कितना बार बनाया गया है। तो आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन अभी आ सकता है। और डिलिमिटेशन कमीशन पे इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस इस पे रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली न्यूज में रहता है अभी। और ये भी बनाया भी जाएगा जो हमारा सेंसस होगा 2027 में, उसके बाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन अ केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि ऐसे मैटर्स में जहां पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील, नॉट बाय वे ऑफ अपील, बट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, दैट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। हाई कोर्ट का भी अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है और सुप्रीम कोर्ट का भी अपना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि मान लेते हैं 2 स्टेट के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही आना है और कहीं आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। स्टेट या सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो वन ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ और एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है हमारा, कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उसमें कुछ इरेगुलरिटी है तो उसको डिसाइड करने का पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है, वो भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आता है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इट इज द लाइक ऑफ एडवाइस दैट सुप्रीम कोर्ट गिव टू द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट इस बात को मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी बात को लेकर एडवाइस, तो ये आर्टिकल 143 के अंदर है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले गवर्नर के पावर को लेके सुप्रीम जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को। तो ये क्वेश्चन अगले एग्जाम में हमारे 2026 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है आर्टिकल 143, इसमें 2 पार्ट होता है। पहले बार में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट भेजते हैं रिगार्डिंग एडवाइस फॉर एनी लॉ और फैक्ट, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई कर सकता है कि हाँ ठीक है, हम इस पे जरूरी नहीं समझते हैं देना, या दे भी सकता है वो। और एक बात और याद रखना है कि जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो एडवाइस दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन नॉट ऑन एनी कोर्ट, नाइदर ऑन प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो यहां तक हम लोग इस बात को समझते हैं। आगे क्या है, द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और कमीशन। इसका आंसर भी होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
भी वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये बात वही है जो हम लोग एक पहले क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ पंचायत लाइज विथ। जो इलेक्शन ऑफ पंचायत होता है उसको लेके कौन लेजिस्लेट कर सकता है, ये बात ये पूछ रहा है। तो इट इज द स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें पार्लियामेंट आंसर नहीं होगा। नाइदर इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें एक और बात याद रखना है कि जो पंचायत का इलेक्शन होता है, इट इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ। जितना ही पावर है पंचायत से रिलेटेड इलेक्शन करवाने का, उसको रेगुलेट करने का, या उसको सुपरिंटेंडेंट करने का, ये सारा का सारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है हमारा 11th शेड्यूल के बारे में। 11th शेड्यूल जो है, इट वॉज इंसर्टेड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसका बाकी जो प्रोविजन है वही पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले ये पार्ट 9 ऐड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद 11th शेड्यूल ऐड करता है ये, फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसी के साथ इनैक्ट किया गया था, ये ऐड करता है पार्ट 9A, दैट इज अबाउट म्युनिसिपैलिटी, और 12th शेड्यूल भी ये ऐड करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन, तो किसके बीच में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं ये बात गलत है। द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द पंचायत, ये बात भी गलत है। ग्राम सभा एंड द पंचायत, ये बात भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक देखिए हम एक बात और समझाना चाहते हैं कि अभी तक जो हम लोग देखे हैं इसमें से एक कुछ इंपॉर्टेंट थीम, जैसे कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमको पता होना चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि जो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये सब हमको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है, तो चलिए इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन फॉर द कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। इसमें बताना है कि कौन सा क्रोनोलॉजी बताना है, कौन सा सबसे पहले बनाया गया था। तो सबसे पहले हमारा इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, इट वॉज वे बैक इन 1950। जब हमारा संविधान इनैक्ट हुआ तो सबसे पहला बॉडी जो आ गया था अपने जिसको सबसे पहले पावर दे दिया गया था, दैट वाज इलेक्शन कमीशन। तो जहां भी पहला इलेक्शन कमीशन नहीं है वो आंसर ही गलत हो गया। तो सबसे पहले ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो इसका आंसर बी होगा। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे दो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, एक तो इलेक्शन कमीशन और दूसरा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज अंडर आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं उसको कैसे डिवॉल्व किया जाए, बाकी स्टेट में कैसे उसका बंटवारा किया जाए, ये बात फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया जाता है। दूसरा है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 324 के अंदर आता है। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, दीज आर द टू बॉडीज विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है 2020 का पीवाईक्यू। सो थैंक यू, आप यहाँ तक आए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप ने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, और मैं उम्मीद करूंगा कि I was able to do the justice with the PYQs, and in the next video we will also discuss the further PYQ of CDS and other subjects also. So thank you and have a nice day.